हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है अंतिम खाते, इस अंतिम खाते में मेरी पहली वीडियो जो बनी हुई है उसमें मैंने आपको निर्माणी खाता, व्यापार खाता और लाभानी खाता पढ़ा दिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक चिट्ठा। जैसा कि आपने देखा था, व्यापार और लाभानी खाते से हम किसी व्यापार का एक वर्ष में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यानी कितना लाभ और कितना हानि, ये ज्ञात करते हैं। अब किसी भी व्यापार के लाभ और हानि से हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, व्यापार आर्थिक रूप से मजबूत है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो आर्थिक स्थिति का, यानी कि आर्थिक स्थिति कह दीजिएगा या वित्तीय स्थिति कह दीजिएगा, वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति का ज्ञान किसी विशेष तिथि पर कैसे लगता है, इसके लिए हमें देखना पड़ती हैं उस व्यापार की संपत्तियां कितने की हैं, यानी कि उसके पास रोकड़ कितने की है, बैंक में रोकड़ कितनी है, बिल्डिंग कितने की है, मशीन कितने की है, फर्नीचर कितने की है, कितने का है, देनदार यानी कि उसे लोगों से रुपया लेना कितना है, और उसके पास प्राप्य पत्र यानी कि बिलों का कितना पैसा उसको मिलना है। ये सारी हमारी संपत्तियां होती हैं। तो उसे ये देखना होता है कि व्यापार में कितने रुपए की उसकी संपत्तियां हैं। अब केवल संपत्तियों से भी किसी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता, बल्कि संपत्तियों के साथ साथ में ये भी देखना होता है कि उसके ऊपर दायित्व, उसके दायित्व कितने के हैं। दायित्व का मतलब है उसके ऊपर कर्ज कितना का है। अब ये दायित्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक का मतलब है मालिक ने कितना रुपया व्यापार में लगाया है, और मालिक जो रुपया व्यापार में लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी जो है वो आंतरिक दायित्व है, यानी कि व्यापार को ये जो पूंजी की रकम है ये मालिक को देना है। और मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, तलपट वाले में, कि व्यापार की एक अवधारणा होती है जो होती है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा हमें ये बताती है कि व्यापार से जो मालिक है, जो ओनर है व्यापार का, जो स्वामी है, वो व्यापार से अलग है, पृथक है। जब व्यापार से अलग है तो इसका मतलब मालिक ने जो व्यापार को रुपया दिया है, पूंजी लगाई है, वो एज ए बोरोइंग यानी कि उधार दिया है। जब उधार दिया है तो इसका मतलब वो रुपया भी मालिक को वापस करना है व्यापार को, ठीक है। इसलिए इसी अवधारणा के अनुसार जो पूंजी होती है वो व्यापार के लिए क्या होती है, दायित्व होती है, क्योंकि वो रुपया भी देना इसी। लेकिन ये जो दायित्व होता है वो आंतरिक दायित्व होता है, मालिक का रुपया होता है। ऐसे ही बाह्य दायित्व का मतलब है बाहरी लोगों से जितना व्यापार ने पैसा लिया है। जैसे सपोज कर लीजिएगा बैंक से लोन लिया है व्यापार ने, तो ये बैंक का लोन भी देना है, ये भी दायित्व है, ठीक है। दायित्व का मतलब है जो रुपया व्यापार के ऊपर कर्ज है, लोन है, जो देना है, वो दायित्व होता है। इसके अलावा कुछ लोगों से व्यापार के लिए हमने माल खरीदा था उधार, उन्हें हम लेनदार कहते हैं। तो लेनदार भी कौन होते हैं, दायित्व होते हैं। इसके अलावा कुछ बिलों का रुपया हमें देना है, यानी कि देय पत्र जिसे कहते हैं, वो भी दायित्व होते हैं। कुछ खर्चों का रुपया देना है जिसे आउटस्टैंडिंग यानी कि अदत्त व्यय कहते हैं, वो भी दायित्व होते हैं, ठीक है। ये सब हमारे दायित्व होते हैं। तो हमें यानी कि आर्थिक चिट्ठा जो हमें ज्ञान कराता है वो किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति का ज्ञान कराता है। और आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति हमें कैसे पता चलती है, किसी व्यापार की संपत्तियां और दायित्वों को देखने से, ठीक है। तो अब इस आर्थिक चिट्ठे को ही तुलन पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुलन पत्र। और इसमें ध्यान रहे, आर्थिक चिट्ठे की जो आर्थिक स्थिति को जानने के लिए व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों का खातों की एक सूची तैयार करनी पड़ती है। व्यक्तिगत और वास्तविक खातों की एक सूची हमें तैयार करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें जो अवास्तविक खाते होते हैं, जो व्यय और हानियाँ होती हैं, उनको नहीं लिखा जाता, उनको व्यापार खाता या लाभानी खाते में लिखा जाता है। अब कुछ इसकी परिभाषाएं भी हम देख लें, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर एल.सी. क्रॉपर के अनुसार समस्त आयगत मदों को लाभानी खाते में बंद करने के पश्चात
खाता बही में बचे हुए शेषों का वर्गीकृत सारांश ही चिट्ठा कहलाता है। यानी कि जितनी भी आयगत मदें होती हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं, लाभानी खाते में लिखते हैं, और आयगत मदों से अलावा जो मदें होती हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, शेष बची हुई कहाँ लिखा जाता है, आपको आर्थिक चिट्ठे में लिखा जाता है। अब आयगत मदों को छोड़ने के अलावा कौन सी मदें होते हैं, जिन्हें हम पूंजीगत मदें कहलाती हैं। पूंजीगत मदों का मतलब है संपत्तियां और दायित्वों से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा में अगर देखें हम, प्रोफेसर कार्लसन के अनुसार चिट्ठा एक ऐसे विवरण को कहते हैं जो ये दर्शाता है कि व्यापारी कितने से ऋणी है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है, यानी कि वो अपने ऊपर कर्ज को चुकाने में सक्षम है या नहीं है, और कितने से ऋणी है यानी कितना रुपया कर्ज देना है। इसके बाद मैकफरलैंड के अनुसार चिट्ठा किसी निश्चित तिथि, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, इसमें किसी निश्चित तिथि को बनता है। निश्चित तिथि का मतलब सपोज कर लीजिएगा आप 31 दिसंबर को चिट्ठे आर्थिक स्थिति अपनी देखना चाह रहे हैं, तो वो आर्थिक स्थिति 31 दिसंबर की है। एक महीने पहले की आर्थिक स्थिति हो सकता है वो भिन्न हो, और एक महीने की बाद की भी आर्थिक स्थिति हो सकता है वो भिन्न हो जाए। एक महीने के अगले दिन की आर्थिक स्थिति भी भिन्न हो सकती है, उससे पहले भी। तो ये एक पर्टिकुलर डेट की आर्थिक स्थिति होती है। इसीलिए जब हम व्यापार एवं लाभानी खाता बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर का आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर को, यानी कि वो पर्टिकुलर डेट को। इंग्लिश में जो लिखा जाता है व्यापार एवं लाभानी खाता जब बनाते हैं तो लिखते हैं एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2010, एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2010, और उसमें लिखते हैं एज ऑन 31 दिसंबर। आर्थिक चिट्ठे में एज ऑन 31 दिसंबर यानी कि उस पर्टिकुलर डेट को बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, और परिभाषाएं आपने काफ़ी दी हुई हैं, इसका आप अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे इसको, थोड़ा सा फ़ोटो इसका ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और इससे आप पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे। आर्थिक चिट्ठे के जो पक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इसमें एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। बाएं पक्ष को हम क्या करते हैं, यानी कि बाएं का मतलब है दायित्व पक्ष, और जो दायां पक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, आपका संपत्ति पक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रहे, जो आपका व्यापार खाता और लाभानी खाता होता है उसमें ऋणी और धनी पक्ष होता है, जबकि आर्थिक चिट्ठे में जो होता है वो क्या होता है, आपका दायां एवं बायां पक्ष, जिसे हम एक दायित्व पक्ष कहते हैं और दूसरा संपत्ति पक्ष कहा जाता है। अब दायित्व पक्ष में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो मैंने पहले ही आपको बताई, जैसे बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष क्या होता है, जैसे सपोज कर लीजिएगा आपके 50,000 रुपये बैंक में जमा है और आपने एक चेक काट के दे दिया 60,000 रुपये का, तो जिन व्यापारियों की बैंक में गुडविल यानी कि अच्छी इमेज बनी हुई है तो बैंक उनके चेक को बाउंस नहीं करता है, वो 10,000 रुपये ज़्यादा दे देता है। तो जब बैंक से हमने ज़्यादा पैसे निकाल लिए तो बैंक का हमारे ऊपर अधिक हो गया रुपया, तो अधिक हो जाए बैंक का तो उसे क्या कहेंगे, बैंक अधिविकर्ष कहेंगे। लेनदार वो लोग होते हैं जिनको हमें पैसा देना है, जैसे इनसे हमने उधार माल खरीदा या उधार पैसे लिए, तो ये लेनदार होते हैं। इसके अलावा देय बिल, जिन बिलों का पैसा देना है वो देय बिल होते हैं और स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारी दायित्व होती हैं। इसे किसी ना किसी रूप में, चाहे वो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से आपको पैसा देना है, आंतरिक व्यक्ति को या बाह्य व्यक्ति। पूंजी मालिक ने लगाई इसलिए आंतरिक दायित्व है और बाकी ये सब बाह्य दायित्व हैं। इसके अलावा संपत्ति पक्ष में व्यापार की समस्त संपत्तियां लिखी जाती हैं। संपत्ति तो आप अपनी संपत्ति मान लिया करें। आप अपने अगर एग्जाम्पल दें, आपकी संपत्ति कौन कौन सी होती है, आपके पास ज़मीन है वो संपत्ति है, भवन है वो संपत्ति है, फर्नीचर है वो संपत्ति है, मशीनें हैं वो संपत्ति हैं, बिल्डिंग है, ठीक है, वो संपत्ति है। इसके अलावा आपके पास जो रुपया आपको दूसरों से लेना है, आप दूसरों से लेना किससे, जैसे आपने उधार माल बेचा, तो उधार माल जिस व्यक्ति को बेचते हैं, जिन व्यक्ति को, उन्हें हम देनदार कहते हैं। तो देनदार का मतलब वो कुछ समय के बाद आपको पैसा देने आएंगे। तो आपका पैसा किसी के ऊपर है, जैसे संपत्ति में लगा हुआ वैसे किसी के ऊपर है, तो ये भी आपकी क्या होती है, संपत्ति होती है। प्राप्त बिल का मतलब जिन बिलों का पैसा आपको मिलना है वो भी आपकी संपत्ति होना, पैसा मिलना है, तो आपका पैसा किसी के ऊपर है। अंतिम रहतिया का मतलब जो माल आपका बच गया
वर्ष के अंत में, तो उसमें भी आपका पैसा लगा तो वो भी आपकी क्या है, संपत्ति। बैंकों में पैसा जमा है वो भी संपत्ति है, नगद आपके पास पैसा रखा वो भी संपत्ति है। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, संपत्ति होती हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप, अब देखेंगे हम आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं। तो आर्थिक चिट्ठे की जो प्रमुख विशेषताएं वो ये हैं कि नंबर 1 ये है एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी कि एक डेट पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है, इसीलिए उसमें एज ऑन लिखा जाता है, यानी कि इस तारीख को, उसके बाद और उससे पहले आर्थिक स्थिति आपकी भिन्न भी हो सकती है। ये नहीं कहेंगे कि आपका ये पूरे साल की आर्थिक स्थिति है, नहीं, बल्कि ये जिस डेट में बनाया गया उस डेट की आर्थिक स्थिति है। ये अंतिम खातों का भाग होने पर भी खाता नहीं है, ये खाता नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये कुछ शेष खातों के शेषों का विवरण कहलाता है, या इसे सूची कहते हैं। क्यों, खातों में का और से लिखा जाता है, यानी 2y लिखा जाता है, और विवरण लिखा उसमें 2 पक्ष होते हैं, ऋणी धनी। इसमें ऋणी धनी पक्ष ना होकर दायित्व और संपत्ति पक्ष होता है, इसलिए इसे विवरण कहते हैं। इसमें यद्यपि व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के ऋणी व धनी शेष लिखे जाते हैं, लेकिन इनके लिए क्रमशः दायित्व और संपत्ति शीर्षक लिखे जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था। इसमें पूंजी शेष लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें प्रावधान एवं संचय, देखिए प्रावधान और संचय क्या होते हैं। संचय का मतलब जैसे आपको सपोज कर लीजिएगा 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये आपने अलग निकाल के रख दिए कि कोई आकस्मिक घटना अगर हो जाएगी, उस घटना की पूर्ति हम इस रुपए से कर दिए जाएंगे, तो वो कहाँ रख दिया आपने, रिजर्व में रख दिया, उसे रिजर्व कहते हैं। अब प्रावधान क्या होते हैं, प्रोविजंस। प्रोविजंस जो होते हैं ऐसी कुछ घटनाएं जिनके लिए हमें पहले से पता होता है कि ये घटना होगी, उसके लिए अगर रुपया निकालेंगे तो वो प्रावधान कहलाएगा, और हमें पता नहीं है आकस्मिक कोई घटना हो जाए तो उसे हम रिजर्व कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीन हमने कोई ख़रीदी, तो मशीन 1 साल तक चलेगी तो घिसेगी तो उसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे डेप्रिसिएशन का। ऐसे ही हमारा रुपया अगर उधार बेचा है तो कुछ मर जाता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न बनते हैं। जबकि रिजर्व आकस्मिक घटनाएं जिनके बारे में नहीं पता उसके लिए जब रुपया निकालते हैं तो वो रिजर्व कहलाता है, संचय कहलाता है। और जब हमें पहले से पता है कि ऐसा होना है, उसके लिए कुछ रुपया अलग निकाल के रख देते हैं तो उसे प्रावधान कहा जाता है। ये भी आपके संपत्ति में ही की विशेषताएं हैं, उसी में ही लिखा जाता है, दायित्व पक्ष में लिखे जाते हैं इसको, ठीक है। बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं हैं, इसमें प्रावधान संचय का लेखा किया जाता है। इससे व्यापार की संपत्तियों की प्रकृति एवं मूल्य तथा दायित्वों की प्रकृति और मात्रा का ज्ञान होता है। संपत्ति का पता चलता है कितनी संपत्तियां हैं, मूल्य पता चलता है, दायित्वों की प्रकृति कैसे नेचर की है। भाई संपत्तियों के भी अलग अलग नेचर होते हैं, कुछ स्थायी संपत्तियाँ होती, कुछ चालू संपत्तियाँ होती, तो पता लग जाता है कि स्थायी संपत्तियाँ कौन सी, चालू संपत्तियाँ। ऐसी दायित्व भी कुछ स्थायी होते हैं, कुछ चालू दायित्व होते हैं। इसके बाद ये आगे बताऊंगा मैं स्थायी और चालू क्या क्या होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यापारी आर्थिक दृष्टि से समर्थ या शोधक्षम है अथवा असमर्थ या अशोधक्षम। समर्थ या शोधक्षम का मतलब होता है ऐसा व्यापारी जो अपनी संपत्तियों से अपने दायित्वों का पूर्ण भुगतान करने में सामर्थ हो, वो सामर्थ्य या शोधक्षम कहलाता है। जो अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता है उसे असमर्थ या अशोधक्षम कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसके दोनों पक्षों का योग हमेशा समान आता है, इसमें का और एवं से का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद आता है आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। पहला उद्देश्य है, इसमें व्यापारी को अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता। भाई उसे पता चल जाता है कि मेरे पास संपत्तियां कितने की हैं और मुझे दूसरों का कर्ज यानी कि मेरे ऊपर दायित्व कितने रुपए का है। दूसरा देखिए, इससे देनदार का मतलब है मुझे लोगों से पैसा लेना कितना है, व्यापारी को ये पता चलता है। और देनदारों एवं आकस्मिक दायित्वों का ज्ञान हो जाता है, यानी देनदारों और लेनदारों। लेनदार कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो हमसे पैसा लेने आएंगे, यानी कि हमें जिनका पैसा देना है वो लेनदार हैं और जिनसे लेना है वो देनदार हैं, उनका पता चल जाता है। इससे रोकड़ शेष एवं बैंक में रोकड़ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें ये पता चल जाता है हमारे पास रोकड़ कितने की है और बैंक में हमारा पैसा कितना है। इससे पूंजी एवं आहरण का ज्ञान हो जाता है। पूंजी क्या होती, मालिक द्वारा जो व्यापार में रुपया लगाया जाता है, रुपया लगाएं या माल लगाएं या संपत्ति लगाएं, उसे पूंजी कहते हैं। और जब मालिक को निजी खर्चों के लिए, घर के खर्चों के लिए आवश्यकता होती है तो जितना रुपया वो निकाल लेता है व्यापार से, उसे हम क्या कहेंगे, आहरण कहेंगे। इसके लिए आप मेरी जो शब्दावली वाली यानी कि बेसिक टर्म की वीडियो बनी हुई है, आप वो देख लीजिएगा तो सब वर्डों के आपको ज्ञान हो जाएगा। इसमें अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित एवं अग्रिम प्राप्त राशियों का
ज्ञान हो जाता। अदत्त व्यय कौन से होते हैं? ऐसे व्यय जो हमें देना है, यानी कि सर्विस तो हमें पहले ही मिल चुकी है लेकिन अभी पैसे का पेमेंट हमने नहीं करा, वो अदत्त व्यय होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे जॉब करता था, उसकी 12 महीने की सैलरी सपोज कर लीजिए 10,000 रुपये मंथ के हिसाब से 1,20,000 बनी थी। मेरे पास अभी 1,00,000 रुपये थे, 1,00,000 रुपये मैंने दे दिए, उसने जॉब कर दी मेरे यहाँ, सर्विस कर दी, सेवाएं कर दी, लेकिन 20,000 रुपये मेरे पास नहीं थे। मैंने कहा कुछ समय के बाद आप ले लीजिएगा। अब आज मैंने ये कहा कुछ समय के बाद ले लीजिए, और आज की डेट में मैं अगर आर्थिक चिट्ठा बनाऊंगा तो इसका मतलब ये 20,000 रुपये उसके मेरे ऊपर रह गए, मुझे ये रुपया देना है तो ये मेरे लिए दायित्व होगा, दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा अदत्त व्यय। ऐसे ही पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है मैंने एडवांस दे दिया, यानी कि उसके 1,20,000 रुपये बने, उसको पैसों की आवश्यकता थी, उसने मुझसे 1,40,000 रुपये ले लिए, तो 20,000 रुपये मेरे पहले ही पहुंच गए, अभी उसने मुझे सेवाएं नहीं दी। ऐसे व्यय पूर्वदत्त व्यय होते हैं। और पूर्वदत्त व्यय का मतलब है ये मेरा पैसा किसी के ऊपर है। मेरा पैसा जब किसी के ऊपर होता, मेरे का मतलब है व्यापार का पैसा, तो व्यापार के लिए वो संपत्ति होती है। संपत्ति का मतलब ये है हमारा पैसा कहीं पर लगा हुआ होना, हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट होना संपत्ति है। इसके बाद उपार्जित तथा अग्रिम प्राप्त राशियाँ। उपार्जित का मतलब है मैंने कहीं पर सेवा करी, ठीक है, और उस सेवा के बदले में मुझे पैसे अभी तक नहीं मिले तो उपार्जित आय है। भाई इनकम होनी थी वो मुझे, तो इनकम मुझे अभी मिली नहीं है, तो इनकम नहीं मिली तो ये पैसा मुझे किसी से लेना है तो मेरी संपत्ति है, यानी कि उपार्जित आय क्या होती है? संपत्ति होती है। और मुझे एडवांस में पैसे मिल गए, अभी मैंने सेवाएं नहीं दी हैं, तो वो अग्रिम प्राप्तियां होती या अनुपार्जित भी कहते हैं, ये हमारे लिए दायित्व होता है। इसके बाद आता है इसमें अंतिम रहतिये का ज्ञान हो जाता है, यानी कि अंत में माल कितने रुपए का बचा। अंत में माल जो बचा हुआ पड़ा है वो भी हमारी संपत्ति होती है, क्योंकि उसमें भी पैसा हमारा लगा हुआ है, तो ये भी आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। इससे संपत्ति तथा दायित्वों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है। 8 नंबर में है इससे पुस्तकों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच संभव हो जाती। भाई गणित संबंधी शुद्धता की जांच आपको पता है, जब हम तलपट बनाते, तलपट वाली वीडियो पिछली मेरी बनी हुई है 1 घंटे की वीडियो, उसमें पूरा मैंने तलपट आपको समझाया है, उसे देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो तलपट में आपने देखा था, तलपट के जब ऋणी और धनी पक्ष का दोनों का टोटल बराबर आता है तो इसका मतलब हमारी गणित संबंधी जो शुद्धता है वो शुद्ध है, गणितीय शुद्धता की जाँच हो गई है। अब जब तलपट का दोनों पक्षों का टोटल बराबर आता तो हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है उसका भी दायित्व एवं संपत्ति पक्ष दोनों बराबर आएंगे, और बराबर आएंगे तो इसका मतलब इसने भी गणितीय शुद्धता की जांच कर ली। अब तलपट एवं आर्थिक चिट्ठे में कुछ समानता, इसके लिए मैंने बार बार कहा तलपट की 1 घंटे की वीडियो आप देख लीजिएगा तो तलपट का ज्ञान हो जाएगा, तभी आप तलपट और आर्थिक चिट्ठे में समानता अपने आप एक्सप्लेन कर लेंगे, अपने आप उसकी विवेचना कर लेंगे और उनका अंतर भी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हम समानता की बात करें कि इन दोनों में समानता क्या होती है। देखो दोनों में रोकड़ शेष लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, तलपट में भी रोकड़ शेष होता, आर्थिक चिट्ठे में भी होता। दोनों ही खाते ना होकर दोनों क्या हैं? विवरण है या सूची है। दोनों ही खाता बही के खातों के शेषों से तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, खाता बही के जो शेष हैं उससे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन खाता बही के शेष जो हैं आर्थिक चिट्ठे में जो है केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते जाते हैं, जबकि उसमें जो है तलपट में वो व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक तीनों खातों के शेष लिखे जाते हैं। दोनों में उन खातों को नहीं लिखा जाता है जिनके योग समान होते। दोनों का टोटल बराबर आ गया, क्योंकि शेष लिखना है तो टोटल बराबर आने से शेष आएगा नहीं, इसलिए दोनों में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है दोनों का ऋणी एवं धनी तथा दायित्व एवं संपत्ति पक्ष का जो योग आता है वो समान आता है। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा, अवधि या तिथि। पहला तलपट आता है, ये एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है, जैसे 1 महीना या 1 साल या 3 महीने या 6 महीने का ये तैयार किया जाता है। वो पूरी 6 महीने की या 1 साल की स्थिति आपको बताता है तलपट। जबकि ये एक निश्चित तिथि को तैयार किया जाता है और जिस तिथि में तैयार किया जाता केवल उसी तिथि की स्थिति को ये बताता है आर्थिक चिट्ठा। जैसे 31 दिसंबर को तैयार कर रहे हैं तो 31 दिसंबर की स्थिति ये बताता है। 1 जनवरी की, 5 जनवरी की और अगले 3 महीने के बाद जो है स्थिति चेंज भी हो सकती है। इसके बाद आता है इसमें ऋणी एवं धनी दो पक्ष होते हैं, इसमें ऋणी धनी 2 पक्ष होते हैं, किसमें? आपके तलपट में। और जबकि आपके जो आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें संपत्ति एवं दायित्व 2 पक्ष होते हैं, उसमें ऋणी धनी नहीं होता। इसे तलपट को कच्चा चिट्ठा भी कहा जाता है, लेकिन इसे जो है आर्थिक चिट्ठे को पक्का चिट्ठा
भी कहते हैं। इसमें अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता। तलपट में मोस्टली जो है वो अंतिम रहतिया नहीं लिखा जाता है, केवल एक कंडीशन में लिखा जाता है, जब हम तैयार माल की लागत लिखा जाता है अगर तलपट में, तो तलपट में अंतिम रहतिया भी कभी कभी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन वैसे मोस्टली तलपट में अंतिम रहतिया नहीं लिखा होता है, लेकिन इसमें अंतिम रहतिया, आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया लिखा होता है। अंतिम रहतिया संपत्ति पक्ष में लिखा होता है। कह रहा है ये व्यापार तथा लाभानी खाता बनाने से पहले बनता है तलपट, और जबकि आर्थिक चिट्ठा आपका व्यापार एवं लाभानी खाता बनाने के बाद बनता है। लाभानी खाते में जो शुद्ध लाभ आता है वही आर्थिक चिट्ठे में पूंजी में जोड़ दिया जाता है। ये खाता वही में बने खातों की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है, और जबकि आर्थिक चिट्ठा जो है ये व्यापारी की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इसके बाद आता है, इसमें व्यक्तिगत, वास्तविक तथा अवास्तविक सभी प्रकार के खाते दिखाए जाते हैं, मैंने पहले ही बताया। लेकिन जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है उसमें व्यक्तिगत तथा वास्तविक खाते ही लिखे जाते हैं, इसमें व्यय नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद आता है, इसे बनाना अनिवार्य नहीं होता है तलपट को, जबकि आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य हुआ करता है। इसके बाद आता है, इसके द्वारा लाभानी का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। किससे? आपका आर्थिक चिट्ठे से, तलपट से कोई लाभानी ज्ञात नहीं होता, और इससे लाभानी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आर्थिक चिट्ठे में शुद्ध लाभ पूंजी में जोड़ा गया होगा तो आपको शुद्ध लाभ पता चल जाता है। इसके बाद आता है, इसमें ऋणी व धनी शब्दों का प्रयोग, यानी कि इसमें ऋणी व धनी शब्दों का प्रयोग होता है। भाई इसमें एक ऋणी की धनराशि लिखी जाती है, एक साइड में धनी की धनराशि लिखी जाती है। इसमें ऋणी व धनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कह रहा है, तलपट जो होता है इसे न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं की जाती है, जबकि जो आपका आर्थिक चिट्ठा होता है वो न्यायालय द्वारा मान्य होता है। ये दोनों में अंतर हो गया। इसके अलावा कुछ अंतर हम लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में भी अंतर देखेंगे। तो पहला देखिए, जो लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठे में अंतर देखें। उद्देश्य, अब लाभानी बनाने का क्या उद्देश्य होता है, उससे लाभ निकल के आता है, आपको पता है, और आर्थिक चिट्ठा से आर्थिक स्थिति ज्ञात होती, तो यही उद्देश्य हो गया। लाभानी खाते से शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात होती है, और जबकि आर्थिक चिट्ठे से आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है। अब खातों के शेष आपको पता है, इसमें समस्त आय व्यय खातों के शेष लिखे जाते हैं, जिसे अवास्तविक खाता भी कहते हैं आय व्यय खाते को। और इसमें जो है आर्थिक चिट्ठे में आपको पता है वास्तविक एवं व्यक्तिगत खातों के शेष लिखे जाते हैं। अब कह रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें ऋणी एवं धनी पक्ष होते हैं, इसमें लाभानी खाते में, और इसमें आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति एवं दायित्व पक्ष होते हैं। इसमें टू और वाई यानी कि का और से का प्रयोग किया जाता है लाभानी खाते में, और इसमें टू और वाई का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि का और से का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें तलपट में लिखे खातों के ऋणी पक्ष का शेष ऋणी पक्ष में आता है, और धनी पक्ष का शेष धनी पक्ष में लिखा जाता है। और इसमें तलपट में लिखे खातों के ऋणी पक्ष, अब देखिए ध्यान रहे आपको, तलपट में जो ऋणी पक्ष में होता है वो या तो संपत्तियां होती हैं या खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं। तो व्यय तो लिखे नहीं जाते हैं आर्थिक स्थिति, आर्थिक चिट्ठे में, तो केवल संपत्तियां लिखी जाती हैं। इसका मतलब तलपट का जो ऋणी पक्ष का है, ऋणी पक्ष में जितनी भी चीज़ें दी, मदें दी हुई हैं, वो कहाँ लिखेंगे? संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। और धनी पक्ष में जो होते हैं तलपट में, वो या तो दायित्व होते हैं और या फिर आय होती। तो आय तो लिखी नहीं जाती हैं आर्थिक चिट्ठे में, तो उन्हें कहाँ लिखा जाता है? उन्हें दायित्व पक्ष में लिखा जाता। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अब कुछ देखते हैं हम संपत्तियों एवं दायित्वों से आशय एवं उनका वर्गीकरण। पहले हम संपत्ति से आशय की बात कर लें। तो देखिए, संपत्ति को जैसे कि आपको पता ही है सब, कि हमारे पास जितनी भी रोकड़, नगद पैसा हो, बैंक में पैसा हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, और जो रुपया हमें दूसरों से लेना है, और जो हमारी स्टॉक पड़ा हुआ, जहाँ पे भी हमारा पैसा लगा हुआ पैसा है, या बैंकों में जमा या किसी संपत्ति में लगा हुआ किसी से लेना है, वो सब हमारी संपत्ति है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी अर्थ जो लिखा है वो भी समझ लें। व्यापार में जितनी रोकड़ होती है, जितनी संपत्ति व्यापारी के स्वामित्व में होती है, स्वामित्व का मतलब जो मालिक होता है, जितना धन दूसरों से प्राप्त करना होता है, ये सब मिलकर क्या होती है? संपत्ति कहलाती। अब संपत्तियों का अगर वर्गीकरण देखें तो संपत्तियां आपकी, संपत्तियों के कई प्रकार होते हैं। इसमें पहली संपत्ति होती है अस्थायी, अस्थायी या चल संपत्ति, अस्थायी या चल संपत्ति।
तो अस्थायी या चल संपत्ति को फ्लोटिंग एसेट्स या करंट एसेट्स भी कहते हैं, इसे करंट एसेट्स इंग्लिश में कहते हैं या फ्लोटिंग एसेट्स भी कहते हैं। अब देखिए अस्थायी का मतलब स्थायी नहीं है, ये चलती हुई है, यानी कि ये चलती हुई का मतलब क्या है, इसमें हम किन संपत्तियों को रखते हैं, इसमें रोकड़ को रखा जाता है या ऐसी संपत्ति जो विद इन 1 ईयर में 1 साल के अंदर रोकड़ में बदल जाने की कैपेसिटी रखती हो, रोकड़ में बदलने की क्षमता रखती हो, रोकड़ में बदल जाए, तो ऐसी संपत्ति को क्या कहा जाता है, चल संपत्ति या अस्थायी संपत्ति कहलाती है। और ये संपत्तियां जो व्यापार के लाभार्थ बिक्री करने के उद्देश्य से खरीदी जाती है, यानी कि अगर व्यापार को लाभ की स्थिति हो या लाभ होता हो किसी समय, तो किसी भी समय बेच के हम उसे रोकड़ में बदल लें विद इन 1 ईयर में, तो ऐसी संपत्तियां जो होती हैं वो अस्थायी संपत्तियां होती या चल संपत्तियां होती। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, स्कंद का मतलब होता है रहतिया, जो आपका माल बचा हुआ पड़ा है वो रहतिया है। अभी आप बताइएगा कोई ग्राहक आपके पास आ जाए और उस माल को खरीद ले, तो वो माल किस में कन्वर्ट हो गया, रोकड़ में कन्वर्ट हो गया, इसलिए क्या है वो आपकी चालू संपत्ति है। इसे चालू संपत्ति भी कहते हैं, अस्थायी संपत्ति भी कहते हैं, चल संपत्ति भी कहते हैं। इसके बाद आता है देखिए आपका देनदार कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार माल बेचा है वो देनदार हैं, तो वो कुछ समय में हमें पैसा देने आएंगे। अब उधार कोई ऐसा तो होता नहीं 5 साल के लिए बेचा जाए, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए बेचा जाएगा, तो 2 महीने 4 महीने के बाद जब वो पेमेंट हमें दे जाएंगे तो वो देनदार किस में बदल गए, रोकड़ में बदल गए। उनका पैसा किस में, रोकड़ दे दी तो देनदार खत्म हो गया, अब रोकड़ हमारे पास आ गई तो रोकड़ में बदल गए, तो ये भी हमारी कौन सी संपत्ति है, चल संपत्ति है, ये चालू संपत्ति है। रोकड़ तो है ही आपकी चालू संपत्ति, बैंक में जो रुपया जमा है वो भी आपकी चालू संपत्ति है। कैसी है, चालू संपत्ति। अभी ATM डाल के आप सब कैश में बदल लीजिएगा तो वो भी आपकी चालू संपत्ति होती। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके चालू संपत्तियां और भी होते चालू संपत्ति, जैसे विनिमय विपत्र, प्राप्य विपत्र, जिन बिलों का पैसा हमें मिलना है, तो उधार माल बेचा था हमने, उनसे रिटर्न में ले लिया कि हम 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे, तो रिटर्न में जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो देनदार हमारे जो बदल जाते हैं वो आपके प्राप्य पत्र में बदल जाते हैं। तो प्राप्य पत्र से जब पैसा मिल जाएगा तो वो हमारा रोकड़ में बदल जाएगा, तो वो भी कौन सी संपत्ति है, आपकी चल संपत्ति है। इसके बाद आता है आपका चल संपत्ति के बाद आता है स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति। तो स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जो बिक्री के लिए ना खरीदी जाए बल्कि लंबे समय के लिए अपने पास रखने के लिए खरीदी जाए, स्थायी रूप से प्रयोग के लिए खरीदी जाए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदी जाती है। उसे कौन सी, यानी कि लंबे समय तक हमारे पास जो संपत्ति रहती है उसे स्थायी, यानी कि स्थायी हो गई, अब उसे बेचना नहीं है, रोकड़ में नहीं बदलना है। अचल संपत्ति भी कहते हैं उसे, स्थायी संपत्ति भी कहते हैं। तो ऐसी कुछ संपत्तियां देखें, जैसे मशीन, आप आज मशीन खरीद के लाए तो 20 साल तक 10 साल तक आपके पास चलेगी, आपके यहाँ माल तैयार करेगी, प्रोडक्शन करेगी, माल का निर्माण करेगी। तो मशीन कौन सी है, आपकी स्थायी संपत्ति है। इसके अलावा आता है भूमि एवं भवन। तो भूमि और भवन भी जब हम खरीदते हैं तो लॉन्ग पीरियड के लिए खरीदते हैं, लंबे समय के लिए खरीदते हैं, जल्दी जल्दी नहीं बेचा जाता, तो ये भी आपकी स्थायी संपत्ति है। यंत्र व कलपुर्जे, ये भी आपकी स्थायी संपत्ति है। इसके बाद मोटर गाड़ी, फर्नीचर और पट्टे पर संपत्ति, ये सारी संपत्तियां जो होती हैं वो स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं आपकी। ठीक है, कुछ संपत्तियां और भी होती हैं, उसे भी आगे देखेंगे। अब देखें स्थायी संपत्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। स्थायी संपत्तियों की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति, जैसे ये स्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि जल्दी जल्दी आपका कैश में कन्वर्ट, रोकड़ में कन्वर्ट होने वाली नहीं होती, लॉन्ग पीरियड तक हमारे पास रहती है। उद्देश्य इसको क्रय करने का उद्देश्य विक्रय करके लाभोपार्जन करना नहीं होता है। ये किसका उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है अचल संपत्ति, यानी कि चालू संपत्तियों का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य नहीं होता अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति का क्रय। इसका क्रय व्यापार में निरंतर प्रयोग हेतु किया जाता है। अब चल एवं अचल संपत्तियों में अंतर देख लें तो यही देख ली, कुछ अंतर होते हैं। चल एवं अचल संपत्तियों में मुख्य अंतर होता है कि चल संपत्तियां व्यापार में विक्रय करके लाभोपार्जन है कि लाभ हेतु खरीदी जाती हैं, जबकि अचल संपत्तियां व्यापार में स्थायी प्रयोग हेतु अर्थात व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए खरीदी जाती हैं। अब इसके बाद आता है साहब तरल संपत्तियां। तरल का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स।
अब देखिए जो आपकी चल संपत्तियां थी कौन सी संपत्तियां थी, चल संपत्तियां या आपकी चल संपत्ति या जिसे कहेंगे अस्थायी संपत्ति। तो अस्थायी संपत्तियों में कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो सरलता से या जल्दी से कैश में बदल जाती हैं, बदल सकते हैं हम उन्हें ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसी संपत्तियों को तरल का मतलब लिक्विड का मतलब यहाँ पर रोकड़ से है, रोकड़ में बदल जाए। जैसे नगद तो होता ही है रोकड़, तो नगद हो गया तरल। बैंक में रोकड़ पड़ी तुरंत एटीएम से निकाल लीजिए, ये भी आपका तरल हो गया। प्राप्य पत्र भी तरल होते हैं और विनियोग भी तरल होते हैं, एवं आपका जो स्कंद होता है वो भी तरल होता है, और देनदार जो होते हैं वो भी तरल होते हैं कि इनसे पैसा पड़ने पर भाई 2-3 महीने के अंदर ही पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आता है और तरल संपत्ति में इसमें एक गलती है, जो स्कंद है आपका स्कंद ये तरल नहीं हुआ करता है, यहाँ पे इन्हें गलत लिखा है, ये इसको आप काट दीजिएगा। स्कंद देनदार तो आपके तरल होते हैं, इसकी जगह आप देनदार कर लीजिएगा, इसको काट कर स्कंद चालू तो होता है लेकिन तरल नहीं होती, क्योंकि स्कंद को बेचने के लिए ग्राहक की ज़रूरत होती। ग्राहक अगर आपको नहीं मिलता है तो कैश में कन्वर्ट नहीं होता। इसको स्कंद काट दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप स्कंद की जगह देनदार। क्या? देनदार आपका तरल होता है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स आ जाती है बुक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सही करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आता है आपका क्षयशील या नाशवान संपत्ति। क्षयशील या नाशवान संपत्ति कौन सी होती? क्षयशील संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से है जो प्रयोग में आने के कारण एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कोयले की खान है, कोल माइंस है, या तेल के कुएं हैं, इन पे लगातार आप अगर निकालते रहेंगे, कोई मट्टी का खेत है, ठीक है, तो उसमें मट्टी कम होती रहेगी, या कोयल माइंस में कोयला कम होता रहेगा। तो ऐसी जो कम होती रहे या समाप्त हो जाए तो उन्हें क्या करते हैं हम? क्षयशील या नाशवान। एकाधिकार, कॉपीराइट या जीवित पशु जो होते हैं, लिव स्टॉक, जीवित पशु भी मरने की उसमें वो होती है, तो इसलिए इसे भी कहते हैं। कॉपीराइट का मतलब भी यही इसमें ही आते हैं क्षयशील संपत्तियों में। ठीक है, और इसके अलावा कॉपीराइट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको। चलो कॉपीराइट के बारे में आपको और डिटेल से मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे कोल माइन है, जीवित पशु हैं, ये तो डेफिनेटली हैं ही। ठीक है, कॉपीराइट के बारे में और बताएंगे आपको क्या होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी वैसे एक निश्चित समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। कॉपीराइट का मतलब है जैसे कोई बुक मैंने लिखी है और उसका प्रिंट करने का राइट किसी को दे दिया, तो एक निश्चित समय के बाद 10 साल के लिए, 5 साल के लिए दिया हमने, फिर अगर उससे ले लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाता, तो इसे भी क्षयशील या नाशवान ही कह सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बनावटी या काल्पनिक या अवास्तविक संपत्तियाँ। देखिए ये नॉमिनल या फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं, ये बनावटी होती हैं, यानी कि होती नहीं है रियल में असेट्स, लेकिन कुछ समय के लिए बनावटी रूप में हमने असेट साइड में लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लीजिएगा आता है ख्याति, गुडविल, ठीक है, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब आपकी बनावटी संपत्तियाँ। ख्याति भी कहीं देखने से नहीं दिखती। ख्याति का मतलब होता है इमेज, मार्केट में आपकी इमेज कैसी है, तो इमेज को कहीं देखने से थोड़ी मिलता, बनावटी होती। ठीक है, अब इसमें भी देखें अगर मूर्त, अब इसको हम थोड़ा सा और अलग हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है जैसे कि मूर्त संपत्ति क्या होती है? टेंजिबल। अब इसको अलग दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो एक तो होती मूर्त संपत्तियाँ, तो मूर्त वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनें, ये सब मूर्त होती हैं। अमूर्त, इंटेंजिबल का मतलब जिसे छू ना सकें, देख ना सकें, जैसे ख्याति, इमेज होती है, हमें छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, पैटेंट एक तरीके का आपका थोड़ा सा लाइसेंस से मिलता जुलता होता है, तो इससे भी छू नहीं जा सकता है। एक राइट होता है किसी चीज़ के प्रयोग करने का, वट्टा, लीज, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें आपकी अमूर्त होती हैं। इसके बाद आता है आपका दायित्व का अर्थ।
व्यापार, अब देखो दायित्व, ये तो हो गया संपत्तियों का वर्गीकरण। हालांकि आपको समझना है, यहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें वर्गीकरण आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उसे डीपली वर्गीकृत करके असेट्स नहीं लिखनी होती। असेट साइड में सारी असेट्स लिखी जाती, थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, उसे आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसको आपको समझाया। लेकिन डिटेल से आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद आता दायित्वों का अर्थ। तो दायित्वों का वर्गीकरण, दायित्वों का मतलब होता है व्यापार में जितनी देनदारियां होती हैं वे सब मिलाकर दायित्व कहलाता है। देनदारियों का मतलब जो हमें पैसा लोगों का देना है, जो हमसे लेने आएंगे, जो हमारे ऊपर कर्ज है, वो देनदारियां सब हैं, तो उसे क्या कहेंगे? दायित्व। अब इसमें आते हैं अस्थायी या चालू दायित्व। चालू दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान हमें एक अल्प अवधि, छोटी अवधि में जिनका भुगतान करना है, या कह सकते हैं विदिन 1 ईयर में, 1 साल में आपको भुगतान करना है, वो सब चालू दायित्व होते हैं। जैसे अल्पकालीन लेनदार, जैसे मैंने देनदार को बताया था, आपने उधार माल बेचा था, लेनदार से उधार माल खरीदा, तो खरीदने का मतलब है 1-2 महीने का उधार होगा ये, तो ये अल्प अवधि का है, 1 साल के अंदर ही इसका पेमेंट करना। देय बिलों का भी पेमेंट 1 साल के अंदर ही करना होता। बैंक अधिविकर्ष, बैंक से अधिक पैसा निकाल लिया, जैसे ही आप बैंक में जमा करेंगे तुरंत आपका पैसा कट जाएगा। अदत्त व्यय, जो बिलों, अदत्त व्यय यानी जो खर्चों का पैसा देना है, अल्प अवधि से आशय 1 अवधि से होता, तो ये सब आपके चालू दायित्व होते हैं। आता है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व ऐसे दायित्व होते हैं जो दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय के लिए लिया। तो जैसे दीर्घकालीन ऋण कोई लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक लोन, या आपकी कोई लंबे समय के लिए किसी कंपनी से लोन लिया और जो आपने पूंजी लगाई है, ये सब दीर्घकालीन होते हैं। अब संभाव्य दायित्व, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है जो किसी विशेष घटना के घटित होने पर दायित्व बन जाते हैं, अभी दायित्व नहीं है, भविष्य में दायित्व बनने की संभावना है। जैसे सपोज कर लीजिएगा, एक एम्प्लॉइज़ को हमने हटा दिया था अपनी कंपनी से, उसने हमारे ऊपर केस कर दिया 5 कि हमें 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का दीजिए। अब वो केस चल रहा, न्यायालय के डिसीजन पे, अगर न्यायालय डिसीजन लेगा तो हमारे विरुद्ध डिसीजन गया कि हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय के विरुद्ध गया तो हमें पेमेंट नहीं करना, तो ऐसी दायित्व जो है वो कॉन्टीजेंट यानी कि संभाव्य दायित्व होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आता है हमारे ऋण और पूंजी में कुछ अंतर, जैसे कि हमने आपको अंतर बता ही चुके हैं, आंतरिक और बाह्य एक बता ही दिया था, और बाकी सब आप इसमें देख लीजिएगा। कह रहा स्रोत, ऋण प्रायः बाह्य व्यक्ति या संस्था से लिया जाता है, जबकि पूंजी जो है स्वामी द्वारा लगाई जाती है, ये बाह्य होता है, ये आंतरिक होता है। ऋण व्यापारी के लिए दायित्व होता है, पूंजी पर व्यापारी का, स्वामित्व व्यापारी का अपना पैसा लगा होता है पूंजी, इसके प्रयोग के बदले में ब्याज दिया जाता है, ऋण के प्रयोग के बदले में। और जबकि व्यापारी जब पूंजी लगाता है तो पूंजी पर वो लाभ के लिए लगाई जाती पूंजी की, हमारा व्यापार लाभ कमाएगा। ठीक है। आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें होती हैं कुछ, वो ध्यान रखेंगे हम। आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा। आर्थिक चिट्ठे में का यानी कि टू और वाई का प्रयोग नहीं होता है। व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के ऋणी शेष संपत्ति में लिखे जाते हैं, यानी कि तलपट में जितने भी व्यक्तिगत खाते और जो वास्तविक खातों का शेष है वो तो संपत्ति में लिखा जाएगा, और व्यक्तिगत खाते और वास्तविक खातों का शेष का मतलब है, आप ये कह दीजिएगा जो ऋणी शेष हैं, ऋणी शेष का मतलब है जो तलपट के ऋणी पक्ष में व्यक्तिगत और वास्तविक खाते हैं वो तो संपत्ति में लिखे जाएंगे, और जो व्यक्तिगत और वास्तविक खाते तलपट के धनी पक्ष में हैं वो दायित्व में लिखे जाएंगे। ठीक है। कभी कभी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये दायित्व में जाएगा या संपत्ति में जाएगा, तो अगर तलपट के ऋणी में है और व्यक्तिगत या वास्तविक खाते में से कोई है तो संपत्ति में लिख दीजिएगा, और धनी में है तो दायित्व में लिख दीजिएगा। इसके बाद आता व्यापारी के आहरण या निजी व्यय दायित्व पक्ष में पूंजी में से घटाकर लिखे जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने 5 लाख रुपए पूंजी लगाई थी व्यापार में, अब निजी प्रयोग के लिए 50,000 रुपये निकाल लिए, तो आपकी पूंजी घटकर कितनी रहेगी? 4.5 लाख रुपए। तो पूंजी में से क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे। और तथा लाभहानि खाते से जो शुद्ध लाभ आया है उसे पूंजी में जोड़ दिया जाता है, और शुद्ध हानि पूंजी में से घटा दी जाए। जैसे 5 लाख रुपए आपने पूंजी लगाई थी, अब 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ, तो पूंजी तो आपने लाभ के लिए लगाई थी, तो लाभ से पूंजी हमारी बढ़ जाती है, और हानि से पूंजी कम हो जाती है, तो लाभ को पूंजी में जोड़ देते हैं, शुद्ध लाभ को, और शुद्ध हानि को पूंजी में से माइनस कर देते हैं। यदि अंतिम रहतिया का मूल्य तलपट के अंदर दिया होता, मैंने कहा कभी कभी तलपट के अंदर दिया, तो उसे केवल संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है, परंतु यदि अंतिम रहतिया तलपट के बाहर दिया होता, अब तलपट के बाहर ये क्या होता? देखिए तलपट जो बनाया, तलपट आपने कैसे बनाया? तब सबसे पहले ये ध्यान दें,
तलपट के लिए देखिए सबसे पहले आपने लेन देन किया होगा और उस लेन देन को जर्नल में बनाया होगा। अब जर्नल जो बनता है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनता है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब है प्रत्येक डेबिट का प्रत्येक ऋणी का धनी पक्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, आपने 5,000 रुपये से 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, तो एंट्री बनी रोकड़ खाता ऋणी और पूंजी खाते का। तो इसके लिए अब आपने जब लेजर बनाए होंगे, खाता बही बनाई होगी, तो एक रोकड़ का लेजर बनाया होगा, एक पूंजी खाते का लेजर बनाया होगा। एक का रोकड़ का तो ऋणी शेष आया होगा, पूंजी खाते का धनी शेष आया होगा। जब तलपट बनाया होगा तो ऋणी शेष रोकड़ के नाम से तलपट के ऋणी में लिख दिया और पूंजी खाते के नाम से पूंजी खाते के नाम से तलपट के धनी में लिख दिया। अब देखें तलपट का दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया, दोहरा लेखा प्रणाली पर चल रहा। अब असेट्स में भी पूंजी और रोकड़ दोनों पड़ जाएगी, तो दोनों खातों का बराबर आ जाएगा। ठीक, अब तलपट बनने के बाद कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, कुछ चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं। जब तलपट बन गया तो अब आप तलपट में कटिंग करके तलपट के अंदर नहीं लिखेंगे वो चीज़ें, बल्कि नीचे लिख देते हैं तलपट के, कि जब हम अंतिम खाते बनाएं तो अंतिम खाते में इसे भी एडजस्ट कर लें, इसे भी समायोजन कर लें। तो इसीलिए नीचे जो चीज़ें लिखी होती हैं उसे एडजस्टमेंट या समायोजन कहा जाता है। अच्छा, अब बताइए समायोजन या एडजस्टमेंट की आप अगर जर्नल एंट्री बनाते तो एक चीज़ ऋणी होती, एक चीज़ धनी होती। ऋणी और धनी दो खातों में जाती, बैलेंस शीट में भी दो जगह जाती, अंतिम खातों में भी दो जगह जाती। अब जब उसे आप डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं अंतिम खातों में, तो नीचे लिखी हुई चीज़ को हमेशा दो जगह पोस्ट करा जाता है। कितनी जगह लिखा जाता है? दो जगह। तो तलपट में जब लिखा होता है तो एक चीज़ और किसी खाते को अफेक्ट करा होगा, वो भी खाता चला गया होगा, और तलपट का अंतिम रहतिये को एक जगह लिख देते हैं। लेकिन नीचे समायोजन में लिखा होगा तो हमेशा दो जगह लिखा जाता है। कहाँ कहाँ लिखा जाता है? व्यापार खाते के धनी पक्ष में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखाया जाता है। संपत्ति एवं दायित्व, अब अगला आता है संपत्ति एवं दायित्वों को एक निश्चित क्रम के अनुसार लिखा जाता है। वो निश्चित क्रम क्या होता है? एक होता है आपका तरलता का क्रम और एक होता है स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम का मतलब है जो स्थायी संपत्तियां हैं उन्हें पहले लिख दीजिएगा और जो तरल संपत्तियां हैं उन्हें बाद में लिख दीजिएगा। ऐसे ही दायित्वों में जो स्थायी दायित्व हैं उसे पहले और जो तरल दायित्व हैं उसे बाद में लिख दीजिएगा। जब आप तरलता के क्रम में लिखेंगे तो तरल संपत्तियों को पहले और स्थायी संपत्तियों को बाद में, तरल दायित्वों को पहले और स्थायी दायित्वों को बाद में, ऐसा लिख देंगे क्रम। यदि चिट्ठे के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो अशुद्धि को खोजकर ठीक कर लेना चाहिए। कोई गलती हो गई होगी उसे ठीक कर लेना चाहिए। अब आर्थिक चिट्ठे की क्रमबद्धता या संपत्तियों का दायित्वों का क्रम। देखिए चिट्ठे की क्रमबद्धता से आशय, वही मैंने बताया दो क्रम होते हैं इसके, या तो आपका तरलता का क्रम और दूसरा आपका तरलता का क्रम और दूसरा आपका स्थायित्व का क्रम। तो देखिए तरलता का क्रम, इस विधि के अनुसार संपत्तियों को शीघ्र रोकड़ में परिवर्तन या जो तरल संपत्तियां हैं उनके भुगतान करने के क्रम में लिखते हैं। अर्थात जिस संपत्ति का मूल सबसे पहले वसूल हो जाता है उसे सबसे पहले लिखेंगे और फिर वसूली जिस क्रम में समय लगता है उसी क्रम में लिखते रहते हैं। इसी प्रकार दायित्व में सबसे पहले भुगतान करने वाले दायित्वों को पहले लिखेंगे और बाद में भुगतान करने वाले बाद में। और इसके नीचे एक चीज़ और भी लिखी इसने, सामान्यतः इस क्रम की एकांकी व्यापार एवं साझेदारी फर्म में प्रयोग में ज़्यादा लाया जाता है। इसका नमूना भी दिया हुआ, जैसे ये नमूना दिया हुआ देखें यहाँ पर। संपत्ति में अगर देखें आप दो पक्ष हैं, एक तो रोकड़, संपत्ति पक्ष में देखें रोकड़ हाथ में सबसे तरल होती है, हाथ में ही रोकड़ है, नगद ही है। बैंक में रोकड़ एटीएम से तुरंत निकाल सकते हैं, दूसरा तरल है, तीसरा है असमाप्त या पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय और पशु संपत्ति, ठीक है, विनियोग। और इसके बाद आता प्राप्य पत्र और देनदार, अंतिम रहतिया, सामग्री, ठीक है। अब ये तो तरल संपत्तियां थी ऊपर तक, और यहाँ से आपकी स्थायी संपत्तियां हो गई, मोटर कार, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, कल यंत्र, भूमि और ख्याति, ये आपकी स्थायी संपत्तियां हो गई। वैसे स्थायी संपत्ति में, अगर स्थायी संपत्ति में ही बात करें हम, एक होती है मूर्त, एक अमूर्त होती है, तो ये आपकी ख्याति अमूर्त में जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई अमूर्त और मूर्त का क्रम नहीं बनाना, वो आपको अलग अलग विभाजन नहीं करना है, बल्कि स्थायी होती है इसलिए स्थायी। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो
आपको इसी क्रम में जो है दायित्व को लिखेंगे आप। तो दायित्वों में जो आता है सबसे पहले बैंक अधिविकर्ष को लिख देंगे। तो बैंक अधिविकर्ष का पेमेंट सबसे पहले करना होता है आपको लेनदारों का, देय पत्रों का, फिर ऋण, उपार्जित आय, अदत्त व्यय, संचय एवं निधियां, और पूंजी जो होती है सबसे स्थायी होती है, सबसे स्थायी दायित्व होता है। सबसे बाद में मालिक का ही पेमेंट होता है अगर बिजनेस समाप्त हो जाए या कुछ है। और देखिए यहाँ जो ऋण है ये जो आपके पहले पेमेंट करना था ऋण से पहले वाले ये हैं, और ऋण बाद में बैंक लोन, ठीक है। तो ये एक क्रम दिया हुआ है। और मैंने बताया था पूंजी में जो है आपको शुद्ध लाभ को जोड़ना होता है। शुद्ध लाभ से हमारी पूंजी बढ़ जाती है और शुद्ध हानि हो तो माइनस करना होता है। ऐसे पूंजी पर ब्याज से भी पूंजी बढ़ जाती है और आहरण को माइनस करना होता है। अगर आहरण पर ब्याज हो तो वो आहरण में पहले जोड़ दीजिए। जैसे आहरण 10,000 रुपये है और आहरण पर ब्याज 2,000 है, तो आहरण टोटल 12,000 रुपये हो गया। अब पूंजी में शुद्ध लाभ जोड़कर और पूंजी पर ब्याज को जोड़कर जो अमाउंट आएगी उसमें 12,000 रुपये माइनस करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। ये इंग्लिश में इसका प्रारूप दिया हुआ, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्थायी क्रम, स्थिरता के क्रम में क्या होता है, जो नीचे वाली चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती हैं और ऊपर वाली नीचे चली जाती हैं। यानी ख्याति पहले आ गई, भूमि, भवन, कल, यंत्र, फर्नीचर, मोटर कार, सामग्री, और अंतिम रहतिया, देनदार, प्राप्य पत्र, विनियोग, पशु संपत्ति और उपार्जित आय, असमाप्त पूर्वदत्त व्यय, रोकड़ बैंक में और रोकड़ हाथ में। यानी कि जो चल संपत्ति लिक्विड एसेट्स हैं वो नीचे पहुंच जाएंगे, तरल संपत्तियां, और स्थायी संपत्तियां ऊपर आ जाती। ऐसे ही दायित्व को भी उल्टा कर देंगे, पूंजी हमारी ऊपर आ जाएगी और बाकी नीचे। इसका प्रयोग जो मोस्टली हुआ करता है, इसमें लिखा था एक जगह, जो आपकी कंपनियां होती हैं वो स्थायी क्रम का ही प्रयोग करा करती हैं, कंपनी जो हैं, और साझेदारी और एकांकी व्यापार इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन जो करेंगे आपको अब मैं एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन की भी PDF आपको बनानी है, उसके बाद अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। थैंक यू। यहाँ तक आपके समझ में आई थिंक आ गया होगा। फिर अभी हम इसके 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं।